खुशी की बात है कि हरियाणा में आप आए हैं और एक ऐसे मौके पे आए हैं जब एक महिलाओं के ऊपर विचार विमर्श चल रहा हो। तो महिला समिति का जो 2 दिन का यहाँ पर राज्य स्तरीय जो सम्मेलन था, जिसमें आप स्पीकर भी रहे हैं, काफ़ी बातचीत आपने रखी भी है और हमारे उनसे संबंधित ही कुछ सवाल हैं और जो वैचारिक तरीके के जो सवाल हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं, जिस तरीके से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, ख़ास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रूस का और यूक्रेन का जो युद्ध चला हुआ है, उसमें आप महिलाओं के जीवन को किस रूप में देख रहे हैं? यदि वो आगे बढ़ता है? देखो, युद्ध जो होता है वो सभी के लिए बहुत हानिकारक होता है। उसमें बहुत लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होती है। ख़ास करके बच्चे और महिलाओं को बहुत परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता है। युद्ध तो होना ही नहीं चाहिए आम तौर पे। लेकिन जो साम्राज्यवादी देश है इस दुनिया के अंदर, वो युद्ध के राजनीति पे ही ज़िंदा रहते हैं। अब दुनिया में देखोगे, जहाँ-जहाँ पे युद्ध हुआ है या युद्ध लादा गया है, तो वो ज़्यादातर उसमें अमेरिका का रोल रहा है। तो बहुत ही खेदजनक बातें हैं ये, लेकिन साम्राज्यवाद हमेशा दुनिया को अपनी कब्जे में करने की कोशिश करता है। ये यूक्रेन का जो और रशिया का जो युद्ध हुआ है, वो ये नाटो के अंदर यूक्रेन को लेने की जो पूरी साजिश करके रशिया को अलग-थलग करने की जो राजनीति थी यूएस की, उसके तहत ये पूरा मामला खड़ा हुआ। युद्ध तो होना नहीं चाहिए, ये हमारा स्पष्ट है, लेकिन अमेरिका जो दोषी है उसके खिलाफ पूरी दुनिया ने खड़ा होने की भी ज़रूरत है। जिस तरीके से भारत का अपना कोई स्टैंड नहीं है, जब ब्रिक्स सम्मेलन होता है तो भारत वहाँ भी दिखाई देता है। जब जापान में अमेरिका के नेतृत्व में कोई मीटिंग होती है, वहाँ पर भी दिखाई देता है। वो दोनों तरफ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। वो रूस की तरफ भी दिख रहा है कहीं न कहीं, और वो अमेरिका की तरफ दिख रहा। तो हमारी ये भारत की इसमें रणनीति क्या होनी चाहिए? हमारा तो एक सरकार आने के बाद ये बदल गया। आप जानते हो, हम पहले पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े थे, अब वो इज़राइल के साथ खड़े रहते हैं। उसी तरह से हर जगह पर भारत का जो चेहरा है आज, वो ज़रा चेहरा उस तरह से ख़राब हुआ है। तो हमारी एक नॉन अलाइंड एक भूमिका रहती थी। साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ खड़ा रहता था एक तरह से, और दुनिया के अंदर फिर जो भी संघर्षशील राष्ट्र थे उनके साथ में खड़ा रहता था। जैसे पैलेस्टाइन के साथ हम पहले खड़े रहते थे, जैसे साउथ अफ्रीका में वंशवाद के खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी नेल्सन मंडेला के पक्ष में। उस तरह से हम होते थे, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद ये बदल गया है और अमेरिका के गुट के अंदर जाके बैठ गए हैं और अमेरिका के दोस्त बनकर अब देश को दोस्त देश बनकर रख दिया है, और ये हमारे हित में नहीं है। इसलिए ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो गई है। और रशिया के इसके अंदर तो कभी न कभी तो अभी अब हमने देखा कि उनको बोलना पड़ा, ये जो युद्ध के समय पे उनको बोलना पड़ा, क्योंकि कहीं न कहीं तो अपने देश के हित की तो बात तो करनी ही पड़ती है ना। आप कितने भी यूएस के गुट में जाके बैठ जाओगे, तो अगर आपके देश को नुकसान होता है तो कभी न कभी तो मुंह खोलना ही पड़ेगा आपको। लेकिन एकदम खुल के मोदी सरकार नहीं आ रही है अमेरिका के खिलाफ या ये साम्राज्यवादी देशों के खिलाफ। ये हमारे लिए एक बहुत दर्दनाक चीज़ है। जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो माहौल बन रहा है, और कहीं न कहीं वामपंथ भी ये चाहता है कि जो सांप्रदायिक ताकतें हैं वो कमज़ोर हों। क्या इस युद्ध से आपको ये लग रहा है कि सांप्रदायिक ताकतें आगे बढ़ेंगी, या जिस तरीके से चाइना अपनी भूमिका ले रहा है वो, या समाजवाद की तरफ चीज़ें ज़्यादा खुलेंगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? इस पे आपका क्या कहना है? देखो, साम्राज्यवाद को कमज़ोर करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आंदोलन वगैरह तो होते ही रहते हैं, और साम्राज्यवाद कमज़ोर करना वो आंदोलन के ऊपर निर्भर होता है। अभी आप लैटिन अमेरिका में देखिए, तो कई देशों के अंदर जो वामपंथी ताकतें हैं, जो पुरोगामी ताकतें हैं, वो जीत के आई है। तो ये लड़ाई पूरे दुनिया में तो जारी रहेगी, हमारे देश में भी जारी रहेगी, वामपंथी ताकतों को मजबूत करने की। तो और स्पेशली ये जो कोरोना के महामारी के वक्त तो साम्राज्यवादी देश जो निजीकरण का जो पूरा उनका नीति है, कॉरपोरेट नीति है, वो तो पूरे उसका पर्दाफाश हो गया। किस तरह से उन्होंने लोगों को लूटा, किस तरह से लोगों को राहत नहीं मिली, वैक्सीन पॉलिसी तक
साम्राज्यवादी देशों ने प्रॉफिट के लिए, मुनाफा के लिए बनाया। मतलब इतनी गैर इंसानियत चीज़ वो कर रहे हैं। तो समझ तो आ रहा है लोगों को कि साम्राज्यवाद इंसानियत के खिलाफ है। एक चीज़ है कि जब हम भारत की बात करते हैं और हमेशा ये भी रहता है कि विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता है, लेकिन जिस तरीके की भारत में जो सत्ता है और उस सत्ता में हम कहते हैं कि ये पिछला भूतकाल को वापस लेके आना चाहते हैं, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो बाल विवाह, जो भी हो। और यूपी बिहार में कई जगह ये संकेत भी मिले हैं सती प्रथा के, और हरियाणा में भी मंदिरों को भी दोबारा अपडेट किया जा रहा है, जो सती मंदिरों को भी। तो इससे क्या लगेगा कि ये चीज़ें वापस दोबारा आने की संभावना है, या फिर जो विज्ञान कह रहा है समाज हमेशा आगे ही बढ़ता है, तो फिर हमें अपनी स्ट्रेटजी दूसरे तरीके से लड़नी चाहिए? बीजेपी और ख़ास तौर पे आरएसएस देश को अंधेरे में ढकलना चाहते हैं। वो आम जनता की जो सोचने की ताकत है वो मारना चाहते हैं। लोग सोचे ही नहीं तो सवाल नहीं पूछेंगे। तो वो ये पूरी अंधविश्वास और ये रूढ़ी परंपरा, ये जाति व्यवस्था, ये झूठा अहंकार जात के नाम पर, ये सब चीज़ें ज़्यादा फैलाने की कोशिश करती है। और धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर लोगों का बंटवारा किए बिना बीजेपी कतई इस देश में आगे बढ़ नहीं सकती है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक नीति है वो आर्थिक नीति से तो पूरा देश बर्बाद हुआ है, पूरे लोग बर्बाद हुए। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे भूखा देश है, सबसे ज़्यादा बेरोज़गार देश है, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य जो व्यवस्था है पूरी खराब है, इस तरह का देश है। तो ये वो तो नकारते हैं। जो भी रिपोर्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, यूनाइटेड नेशन से भी जो रिपोर्ट आता है, ये तो नकारते हैं। अब लोग इसके बारे में न सोचे तो सबसे अच्छा तरीका उनके लिए तो यही है कि लोगों को मंदिरों की लाइनों में खड़ा रखो। मज़हब और धर्म ये अपना व्यक्तिगत चीज़ है। मैं कौन से मज़हब में मैं मानूँ या न मानूँ, ये हर एक भरे भारतीय नागरिक का अपना व्यक्तिगत सवाल है। उसको सामाजिक सवाल बनाकर आप अमुक अमुक कोई देव में नहीं, भगवान में नहीं मानोगे तो आप राष्ट्रद्रोही हो, आप ये नहीं करोगे। आप अभी आप सती प्रथा और दहेज प्रथा की बात किए, वो कहते हैं दहेज प्रथा ये भारतीय संस्कृति का भाग है, तो अगर ये नहीं मानोगे तो आप राष्ट्रद्रोही हो। तो उनके राष्ट्र के अंदर ये पिछड़ापन है, दलित विरोधी है, महिला विरोधी है, और ये पिछड़ापन वो लाना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति वो कायम रखे। तो वैज्ञानिक सोच को आगे लेके जाना ये आम भारतीय नागरिक का आज बहुत बड़ा कर्तव्य बन गया है। नहीं मैडम जी, अभी जो सरकार ने लड़का लड़की की उम्र 21 साल कर दी है, लड़की की इस तरीके से 21 साल करके, और हरियाणा के अंदर खास करके ये वातावरण भी बनाया जा रहा है कि हमें देखो महिलाओं को कितना महत्व देते हैं, महिलाओं को हमें पढ़ने का अवसर देंगे, उसको बाहर निकलने का अवसर देंगे, तो हमने तो बहुत अच्छा किया है। तो ये साइंटिफिक है या नहीं है, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा एक सवाल है मोदी जी को, सवाल है आप 21 साल लड़की की शादी की उम्र करने से लड़की की पढ़ाई पूरी होगी ऐसा आप कह रहे हो, उसका स्वास्थ्य ठीक होगा ये आप कह रहे हो। फिर हम आपसे सवाल करते हैं कि ये कोरोना की महामारी में जो हज़ारों लाखों बच्चियों की पढ़ाई बंद हो गई, और जब महिला समिति आपसे मांग कर रही थी कि आप पढ़ाई लिखाई का बजट बढ़ाइए, एजुकेशन का बजट बढ़ाइए, और जो गरीब का बच्चा फ़ी नहीं भर पाया स्कूल में, जिसकी वजह से उसकी बच्ची की पढ़ाई बंद हो गई, उसकी फ़ी भरिए। एक भी बच्ची की फ़ी इस सरकार ने भरी नहीं है। तो वो जो बच्चियां पूरी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था से बाहर फेंकी गई है, वो 21 साल की उम्र की शादी में 21 साल की उम्र करने से उसकी पढ़ाई कहाँ पूरी होने वाली है, वो तो स्कूल भी नहीं ख़त्म कर पाई। दूसरी बात, आज भी कितने गरीब के बच्चे स्कूल ही नहीं पहुँच पाते हैं।
या चौथी तक पढ़ते हैं, 7वीं तक पढ़ते हैं, फिर मजदूरी करने चले जाते हैं, तो वो तो कॉलेज में पहुंचते नहीं हैं। तो 18, 16, 17, 18 से ऊपर कॉलेज में जाते हैं बच्चे। जो बच्चियां स्कूल कंप्लीट नहीं करती है, आज 10-12% से ज़्यादा जो बच्चे स्कूल में भर्ती होते हैं वो कॉलेज तक पहुंच पाते हैं। तो जो बाहर छूट गए हैं उनकी तो बात आप करें नहीं, और आप कहते हो 21 साल में वो अपनी पढ़ाई पूरी करेंगी, कैसे पूरी करेंगी? दुनिया में जिस तरीके से देखेंगे, पूरे दुनिया में कहीं पर भी 21 साल की उम्र नहीं है शादी के लिए, केवल भारत एक ऐसा देश है। लेकिन हम सेक्सुअलिटी दृष्टि से देखें तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। देखो 18 साल की उम्र में आप वोट डाल सकते हो, आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी बना सकते हो, आप बिजनेस शुरू कर सकते हो, बैंक का खाता शुरू कर सकते हो। और दूसरी बात, अगर 18 साल की उम्र में आपने कोई गुनाह किया इस देश के अंदर, तो आपको एडल्ट जेल में डाला जाएगा, बच्चों के जेल में नहीं डाला जाएगा। मतलब आपको अपने गुनाह का आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा कर आपको वो कलम लगाए जाएंगे जो जुवेनाइल कलम नहीं है, एडल्ट करके। तो ये सभी चीज़ हो सकता है। एक ही चीज़ आप नहीं कर सकते हो, आप अपने मर्जी का लाइफ पार्टनर नहीं चुन सकते हो। तो ये एक उल्टी तरह से मनुस्मृति लागू करने की साजिश है, ताकि औरतें अपनी मर्जी से अपना लाइफ पार्टनर न चुने, उनको बांध के रखो। और ये आप बताओ कि वो उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। जो बच्चा 21-18 साल की उम्र तक कुपोषित है, आज भी कितने गरीब परिवार के पास बीपीएल का कार्ड ही नहीं है, तो वो बच्ची जो गरीब है लेकिन बीपीएल का कार्ड भी नहीं उस परिवार के पास, तो 18 और 21 साल के बीच में उसका स्वास्थ्य बहुत मजबूत हो जाने वाला है। उसको तो आज भी अनाज नहीं मिल रहा है, कल भी नहीं मिल रहा है, परसों भी नहीं मिलेगा। जिस तरीके से भूखमरी बढ़ रही है और भारत का बल्कि 116 में से 101 नंबर आया हुआ है, और भूखमरी और बेरोजगारी भी साथ के साथ बढ़ रही है, और जिस तरीके से कंपनियों में जो लड़कियों को प्राथमिकता दी जा रही है, इसे क्या लगता है कि कुछ वेश्यावृत्ति की तरफ भी चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं? वो तो जाहिर है, वो तो कोरोना काल में बाल विवाह और ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब देह व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ ही गया है। कहीं पे भी समाज के अंदर एक ऐसा क्राइसिस आता है कि घर चलाना मुश्किल हो जाता है, तब औरतों को ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ढकेला जाता है उसको इसके अंदर। तो ये बहुत गलत चीज़ है। और दूसरी बात, आज़ादी के बाद सबसे कम रोज़गार आज देश में मिल रहा है। 75 साल आज़ादी और औरतों को सबसे कम काम, ऐसा देश हमने खड़ा करके इस रखा है। देश में फिर एक ये भी अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50% रिजर्वेशन देंगे, आरक्षण देने की जो बात कही है। तो इससे क्या लग रहा है कि इससे आप इसको क्या कहें, महिला समिति की दृष्टिकोण से आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? नहीं, पंचायती चुनाव में एक्चुअली आज भी 50% है, लेकिन उसके ऊपर उन्होंने अलग अलग कलम लगाए हैं। जैसे 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे तो वो नहीं खड़ी रह पाएगी। फिर ऐसे अलग अलग कलम लगाए हैं। पढ़ाई लिखाई का कलम हरियाणा में लगाया है। तो एक तरह से आप बोल रहे हो लेकिन दूसरी तरह से निकाल रहे हो, तो ये तो जनवाद के खिलाफ है। 50% आरक्षण के लिए महिला आंदोलन लड़ी है। 33% आरक्षण का बिल तो अभी भी लटका हुआ है। ये एक बिल है कि 25 साल से ज़्यादा ऐसे ही रखा गया है। कोई और कानून ऐसे हमारे देश में रखा नहीं गया, ये एक कानून रखा गया है। तो मोदी सरकार ने भी तो वायदा किया था, लेकिन असेंबली और पार्लियामेंट में जहाँ पे कानून बनते हैं वहाँ पे आप औरतों का आवाज़ नहीं पहुँचाना चाहते हो। अभी जनवाद की हम बातचीत कर रहे हैं, और जब जनवाद की बातचीत आती है तो जिस तरीके से जो एक वातावरण बना हुआ है, और उसमें जितने सड़कों पे जो दिखाई दे रहे हैं वो जनवाद की जो पैरवी करने वाले वो दिखाई देते हैं। और चाहे वो महिलाओं के जो अधिकार की बातचीत भी आती है, चाहे वो अभी बुर्के को लेकर भी काफ़ी हंगामा भारत के अंदर हुआ था, और उस टाइम महिला का अपना स्टैंड भी था हर गतिविधि में, और ख़ास करके मुस्लिम महिलाओं के जो पक्षधर में जो महिला समिति खड़ी रहती है,
लेकिन जब उनको हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो उनकी संख्या वहाँ पर नहीं दिखाई देती है। तो क्या हम गतिविधि तो बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो रचनात्मक काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं आप भी उसमें ठहराव मानते हैं या कुछ ऐसी कुछ टेक्निकल जो चीज़ें हैं जो इस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने दे रही जनवाद को? नहीं, ऐसा है, देखिए आज बहुत बड़ा हमला हमारे लोगों के ऊपर हो रहा है। मुसलमान समाज बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है अपने आप को। बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं उनके घरों के ऊपर, जेलों में डाला जा रहा है, कोई केस नहीं लेकिन जेलों में डाला जा रहा है। जो मानव अधिकार के लिए लड़ते हैं, आज तीस्ता सेटलवाद के ऊपर केस लगाया गया है, हम प्रदर्शन करने वाले हैं उसके खिलाफ। तो इस तरह से एक फांसीवादी, एक हुकुमशाही जिसको कहते हैं हम, एकाधिकार जो रणनीति है इस बीजेपी आरएसएस की, वो लागू कर रहे हैं इस देश के अंदर। एक भय का वातावरण, भय के आधार पर लोगों को डरा कर आप इसमें राज करना चाह रहे हो। तो जनवाद का संघर्ष जो है वो संघर्ष खुलेआम हमारे हमारे बोलने का जो अधिकार है। अगर मुझे लगता है ये सरकार कुछ गलत कर रही है तो मेरे संविधान ने मुझे अधिकार दिया है बातें रखने का, लेकिन अब मैं जब बोलूँगी तो आप कहोगे कि मैं राष्ट्रद्रोही हूँ। मतलब उन्होंने जो समीकरण बना दिया है कि सरकार के खिलाफ बोलोगे तो राष्ट्रद्रोह है, तो ये तो कतई जनवाद में इस तरह का होता ही नहीं है। जनवाद में तो उल्टा हक है सरकार के खिलाफ बोलने का, लेकिन उनके उनके नज़रिए से आप उनके ऊपर टिका करोगे तो मतलब वो अभी समझ रहे वो ही खुद राष्ट्र है। मोदी ने अपने आप को राष्ट्र बना दिया, वो तो राष्ट्र नहीं है। बिल्कुल। मैडम जी, हरियाणा में आप आए हो और राज्य सम्मेलन के इस मौके पर आप हरियाणा की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हो? हम कहेंगे कि एक साथ आइए, जात धर्म के नाम पर जो झगड़ा लगा रहे हैं, हमारी मुसलमान बहनों ने भी हमारे सम्मेलन में कई बातें रखी। हम सबसे पहले भारतीय नागरिक हैं, हम जो भी है हम भारतीय नागरिक हैं और हमारी पहचान हमारे संविधान ने हमें दी है। हम कतई हमारी पहचान जो भारतीय नागरिक होने के नाते है, बराबरी का हक जो हमें मिलना चाहिए हमारे संविधान के तहत, हम वो लेकर रहेंगे। न मोदी, न आरएसएस, न बीजेपी, न खट्टर सरकार हमसे ये छीन सकती।